नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और 16 आने सच का वक्त हो चला है और ऐसे में सबसे पहले हम आपको खबरें दिखाएंगे टॉप वीडियोस के तहत में कि इजराइल के यरूशलेम में पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने होलोकास्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इजराइल के यरूशलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने याद वाशेम द वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर पहुंचकर होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात की और वाशेम में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे पर टोक्यो में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में सफर किया, जो मैग्नेटिक पावर से हवा में तैरते हुए 600 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से चलती है। उन्होंने ट्रेन से 100 किलोमीटर की यात्रा की। गाजियाबाद में सत्यम पंडित नाम का शख्स मीट शॉप बंद करवाता दिखा। तुरंत सामने मंदिर दिख रहा तुम्हें? इतने शर्म नहीं, मंगलवार कुत्ते क्या पड़ रहा है? हटा दो तुरंत। ये दुकान पागल है क्या? वीडियो में वो दुकान के मालिक को धमकी देता सुनाई दे रहा है कि अगर मंगलवार को मीट की दुकान खोली तो वो दुकान में आग लगा देगा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एसआई अब्दुल मुनाफ 25,000 की रिश्वत देते अरेस्ट कर लिया गया। बताया गया कि एसआई अब्दुल मुनाफ ने मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर एक किसान से 50,000 की रिश्वत मांगी थी। जब किसान सब इंस्पेक्टर को 25,000 कैश देने पहुंचा तो एसीबी ने दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजस्थान के नागौर में प्राइवेट स्कूल में 9 साल की छात्रा दिव्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलते वक्त गिर गई। स्कूल स्टाफ उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि दिव्या के बड़े भाई अभिषेक की मौत भी इसी तरह से हुई थी। महोबा में 5 महिलाओं को पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पिकअप तेज रफ्तार में टक्कर मार के घसीटते हुए इन महिलाओं को ले गई। महिला सड़क पर चीखती चिल्लाती रही, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन पिकअप सवार मौके से भाग निकला। हाथरस में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि गांव में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान एक गेंद पड़ोस के एक शख्स को जा लगी, जिस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि पड़ोसी पक्ष के लोग इकट्ठा होकर दूसरे पक्ष के घर में घुस आए और मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। केरल के त्रिशूर में मंदिर उत्सव के दौरान एक हाथी ने अचानक गुस्से में आकर युवक को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गया। मंदिर परिसर में चल रहे उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स हाथी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान हाथी के सामने खड़ा एक शख्स अचानक उसकी चपेट में आ जाता है। हाथी पहले उसे सूंड में जकड़ता है, फिर ऊपर उठाकर जोर से फेंक देता है। ये शख्स जमीन पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कपड़े की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में दुकान में रखा करीब 10 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 8 साल के रेयांश को गोली लग गई। बताया गया कि 9 फरवरी को सुनारों वाली गली में एक शादी समारोह था, जहां डीजे और जश्न के बीच अचानक हर्ष फायरिंग शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फायरिंग के दौरान चली एक गोली मासूम रेयांश को जा लगी। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि रेयांश की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में अचानक से जमीन फट गई। बाड़मेर में जमीन से फिर से निकल रहा है क्रूड ऑयल और पिछले 4 दिन से निकल रहा है क्रूड ऑयल। एक गड्ढे में भर रहा है ये क्रूड ऑयल। तो अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं। एक खेत में जमीन से क्रूड ऑयल निकल रहा है। किसान के खेत से अचानक से क्रूड ऑयल निकलने से हड़कंप है।
खेत मालिक परेशान है क्योंकि खेत में नहीं जाने दिया जा रहा है उसे। और काऊखेड़ा गांव में स्थित ऑयल फील्ड के पास में अचानक धरती फटी। क्रूड ऑयल खनन क्षेत्र के किसान पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट के पास और फिर बाड़मेर के ऐश्वर्या वेलपेट के पास है एक काऊखेड़ा गांव, जहां पर क्रूड ऑयल लगातार रिस रहा है और अब तक बताया जा रहा है 55 टैंकर भरे जा चुके हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। वो किसान बहुत ज्यादा परेशान है जिसकी जमीन बताई जा रही थी क्योंकि उसे फिलहाल अभी जाने वहां दिया नहीं जा रहा है। तो खान साहब ने करो नहीं वे हगी है नहीं ये खोलो खुद मुझे वो देखना आई रहा ना कहीं थाने को हूँ बैठा हूँ बस ठीक है खान साहब का नंबर है कौन मेरे अलग कौन हगी 8 वाला है। आ खेत किंग है खेत मेरा आपका घर जीरो हर खातदारी खेत है खातेदार और खेत में जान हरू मतलब लोग ताड़ लाग गयो लगे हैं ताड़ो 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 मालिक खुद ही नहीं जा सको। ये खेत आप ही दे मारो खेत खुद की होयो खेत में की मामलो मो पाइपलाइन नड़ी की है कोनी जमी फाट परी और ऑयल बार आवे पूरो ऑयल बार जमी फाट ना आयो पाइपलाइन नजदीक नहीं है सब ठीक है ऑयल बार आवे कई जगह है यो और वेलपेड 8 के कने हरजीराम सिमरताराम खोल घर पास में ये हमारा घर है। ठीक है घर आप ही तिड़ गया पहला आज 10 दिन पहला पौनी बार निकली ऊंचो इतो पौनी बार निकली बी दिन हगी दिन दरौर आई साहब मकाम गई दिन अने गंगाराम जी ने बुलाया दिन कहो कि वीडियो भेज दो थे फटुड़ी वो वीडियो भेजो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पहला मेरो घर वो 2018 में वो घर वीके नंदा हो लैंड की टीम को वो आयो मौके माते मकाम हैंग तिड़की पूरो तिड़की दिन बोय मना क्योंकि मकाम ये छोड़ दो बारे में रोंगो भरी बई तिड़की दिन बे बड़े आया पास आया दिन कहे ओई छोड़ दो हमें तो कहे थाने माव तो दे हो ई मकाम को पूरे को अने रोंगो भरी थाने पे दे हो बे हमारे आथे घर छोड़ दो भल छोड़ बनाओ दिन बे ओ घर बनायो ओ अड्डा रे उगणी में रुपया दी मकाम पूरा नहीं होया मकाम पूरा बैठ गया चारों मेरी मकाम बैठ गया दिन ऑनलाइन बताया सिक्योरिटी आया भंवरदी फोटो खींचा गंगजी ने भेजा गंगजी कहो कि मैं कार्रवाई करूं आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है नहीं मारो कोई मैं और साधन लगे है खेत में क्रूड जैसे पदार्थ निकले हुए नहीं हाँ की मांग है थोड़ी की आश्वासन दियो कंपनी पहला आश्वासन दे तो लिखित में देड़ो साहब के मारो घर बे दुडूरा पड़िया मौके माथे देख सको बोंगो माव तो दे बाद में हमें अंदर घरों इंडक्शन क्यूड पड़ियो 1 महीनो होयो ले कोई अंदर घरों ले ली सिक्योरिटी में हमें लड़कियों ली बीमी लीन लीवी हमें आवे के आप लैंड लूजर 50 बीघा जमीन मारी खुद की 8 नंबर मारे खेत में 5 नंबर मारे खेत में एन मारे खेत में जैसे भी एक है तो एक ही फ्री पड़ी कोई कंपनी में ही नहीं लगा हमें मौके में आवेदन कह कि हमें कैसे सर कहो कि अरे ये तुम हटाओ है हूँ करा दे आरी सियाल में कहो ये हटाओगा पुलिस बुला मारे खेत खुद के खेत में ही पुलिस क्या करी है ना इतो दबाव में मैं हूँ आज के दिन में मजबूर हूँ साहब लोकतंत्र में मैं मजबूर हूँ मैं आजादी है क्रूड निकल रही है लेन कंपनी कहीं कर रही है कंपनी कहीं नहीं करे मौखिक आश्वासन कोई लिखित में आश्वासन दे खुद मौखिक आश्वासन दे कि मैं यूं कर दे 4 दिन हुई दिन छोड़ दे बात बस कई बार हुई एक बार नहीं हुई 3 बार आई हुई कोई नहीं हूं वही करे हूं यही कौन था आज पहला भी बड़े अड़ी की क्रूड या पौनी रही है घर के कने मारो मकाम तिड़ो जने इजीप लगड़ो वो मकाम रात का मन हूं को दिन मो ई मकाम के मो रात का मैं हो नहीं सको ले जान पता है ई में थे हुई जो एक रात में पूरी साल रह जाओ तो कह गए कि ओ तो मैं सिमनी लाग हटा कौन के करो अजी तक वो कंपनी तो आवे खिड़कियों रात की बात से दरारों आईरी मकाम में रह नहीं सको आ स्थिति से एड़ी हालत में तो कोई कसर नहीं था हनुमान नहीं मैं थारी किसानों की मांग है हमारी तो आ मांग है साहब क्यों खेत खराब हो मारे लेनी नहीं है तो जमी फाट की दिन हारे मकाम में दुड़ मोह जाता रही इंगे मो पूरे जगह सेल रहे मो बह गया हमें वो बार आयो पर मैं बार आई पानी की धारी नींब जीती हूँ सीखी जिन बे के मकाम मारे जमी फाटी दिन मारे आयो तो भाई फोटो खोस कर हम क्या फर्क है भेजू रहा है हम कहती भेजा था कार्रवाई कहीं नहीं हुई। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो मुद्दा अभी हमने देखा राजस्थान का और इसमें क्रूड ऑयल निकलने की बात सामने आ रही है, किसान को उसके खेत में जाने नहीं दिया जा रहा है,
क्या अब तक उसे किसी प्रकार की कोई राहत मिली है या उसे प्रशासन की ओर से किसी तरीके से कहा गया है कि आपको ऑन पेपर जो भी अब इसकी व्यवस्था देख रेख होगी वो हमारे अधीन होगी, इसकी पेमेंट आपको कर दी जाएगी, इसके बदले में आपको कोई जमीन दे दी जाएगी, ऐसी कोई बात अब तक सामने आई है? देखिए, राजस्थान की धरती से तेल निकलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वहाँ पर आम तौर पे ऐसे ही धरती से तेल के फव्वारे निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर तेल का जो कहते हैं ना कि निकालने की जो होड़ मची हुई है तमाम कंपनियों में, चाहे वेदांता ग्रुप हो या फिर ऐश्वर्या की बात उन्होंने की, जो तेल का कुआं है, रागेश्वरी तेल का कुआं वहाँ पर है, और तमाम जो बाड़मेर और जैसलमेर का जो इलाका है वहाँ पर कहते हैं ना कि अच्छी किस्म का तेल निकलता है, और भारत के यहाँ पर ज़्यादातर ऑयल फील्ड हैं। अब जो ये मामला आया है, ये गाँव के बाड़मेर के छीतर का पार और काऊ खेड़ा का ये मामला है, जहां से तेल निकल रहा हो, इतना ज्यादा तेल निकल रहा है कि 50 से ज्यादा टैंकर जो है यहां से उस गड्ढे में तेल जा रहा है, और 50 से ज्यादा टैंकर उसमें भरे जा चुके हैं अब तक क्रूड ऑयल के। तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन जिस शख्स के खेत से ये तेल निकल रहा है उसको वहाँ जाने से क्यों रोक रहा है। तमाम हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। जो ऐश्वर्या तेल कुआं वहाँ पर है और वहाँ के लोग भी वहाँ एक्टिव हो चुके हैं। सवाल ये है कि उतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर विस्फोट किए जा रहे हैं ताकि तेल के कुओं का पता लगाया जा सके। क्या ये कोई नई टेक्निक है विस्फोट के जरिए तेल के कुओं का पता लगाने की? क्योंकि अभी तक तो ड्रिलिंग से पता लगाया जा रहा था कि ड्रिल करते हैं और वहाँ से पता लगता है कि तेल नीचे है, और उसके बाद वहाँ से तेल के भंडार का पता लगता है। आपको बता दें कि ये हरीश चौधरी जो हैं इस नेता हैं वहाँ से, और ये राजस्थान विधानसभा में आज ही इन्होंने अभी 1 घंटे पहले विधानसभा में ये बात रखी है कि बाड़मेर के छीतर का पारा काऊखेड़ा में जो क्रूड ऑयल का दोहन किया जा रहा है वो बहुत ही बुरी तरीके से किया जा रहा है, और वहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जब बात मैं आपसे कह रहा था कि कैसे विस्फोट किए जा रहे हैं जिससे धरती फटती चली जा रही है, कई किलोमीटर तक लंबे धरती में 2 फाड़ हो रहे हैं, लंबा सा कहते हैं कि दरार पड़ती चली जा रही है। और अब ये मामला है कि विस्फोट के जरिए इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, वहाँ पर तेल निकलने लगता है, और ये तेल आज से नहीं 2 घंटे से नहीं निकल रहा है, 90 घंटे से ये तेल वहाँ लगातार निकल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो तमाम बातें उन्होंने की कि कैसे विस्फोट और फ्रैंकिंग जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करके क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है राजस्थान की धरती में, क्योंकि राजस्थान छोटा इलाका नहीं है, वहां पर 150 किलोमीटर चौड़े जिले हैं, और फेंसिंग के जरिए अगर आप विस्फोट करके तेल निकालते हैं तो वहां भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है। यानी कि तेल निकालने का सबसे आसान और सबसे क्या कहते हैं सबसे आसान तरीका अपनाया जा रहा है। ड्रिलिंग नहीं, ड्रिलिंग में घंटों लगता है, महीनों लगते हैं, और पता लगता है कि यहाँ नीचे तेल तो है ही नहीं, यहाँ पानी है। और फेंसिंग के जरिए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए तुरंत पता लगाया जा सकता है यहाँ तेल है। उसमें विस्फोटकों के जरिए धरती को फाड़कर वहाँ से तेल निकालने की जो कवायद है, ये वाकई में राजस्थान की धरती के लिए, आसपास के इलाकों के लिए जो कहते हैं ना कि जो लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर उचित है? यही बात तो आज हरीश चौधरी ने विधानसभा में रखी कि जिससे जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जैसे अभी अरावली का मामला चला, पर्यावरण को नुकसान हुआ, अभी उसके बाद जिस तरीके धरती को इस तरीके फाड़ कर तेल निकालने की कोशिश हो रही, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। बाड़मेर वाकई में बहुत अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत अच्छी जगह है, वहां पर शांत माहौल था वहां पर, लेकिन जब से तेल की होड़ वहां पहुंची है वाकई में बहुत वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कंपनी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी यहां से तेल शोधन करें और तेल निकालकर जामनगर भेजा जाए। वहां रिफाइन, हालांकि बाड़मेर में भी बायतू में पचपदरा है, वहां पर रिफाइनरीज हैं और वहां पर क्या कहते हैं कि तेल का शोधन होता है, लेकिन जामनगर भेजकर वहां से बाहर जो इंडियन तेल है उसको निकालने की जो होड़ है वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आज ही एक बयान पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आया कि हम जांच करवा रहे हैं कि वहां पर तेल कितना निकाला जा रहा है, किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, क्या अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इनकी जाँच की बात कही गई है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ
यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और जिसमें कि पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि नाबालिग बच्चों से कुकर्म की पुष्टि हुई है। लेकिन बटुकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद ही साफ होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को पाक साफ बता रहे हैं, यौन शोषण के आरोपों को साजिश करार दे रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के जब अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया गया तो उन्होंने प्रयागराज पुलिस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि कोर्ट में पेश होने से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि पुलिस महकमे का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का यह दावा है कि उनके पास अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुख्ता सबूत है जो उन्होंने पुलिस को सौंप दिए हैं। अब सवाल यह भी है कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाकई फंस चुके हैं? एक रिपोर्ट देखिए। वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई करेगा। शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन नाबालिगों से यौन शोषण केस में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जिसमें पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि बटुकों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का प्रयागराज के बेली अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने जांच और एक्सरे किया। मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को भेजी गई। रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में जो दर्ज है वो बेहद गंभीर, चौंकाने वाला और सिहरन पैदा करने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े कर दिए। ऐसा है कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सवाल उठा रहे हैं। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान पीड़ित बटुक ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़ित बटुक का आरोप है अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने शोषण किया। मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। हमारे साथ और भी बच्चे थे, उनका भी शोषण किया गया। माघ मेले में भी 16 जनवरी को यौन शोषण किया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य बच्चों को बाहर से लाते हैं, इसके बाद उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। इधर शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि उनके पास अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत हैं, जिन्हें वो पुलिस को सौंप चुके हैं। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी। आपको लगता है कि साक्ष्य आपने दिया है क्या गिरफ्तारी का? जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो, आप वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस दावे के बीच 2022 में अभिमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने अब सामने आकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। भूमिका का दावा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ में लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल और रहस्यमय कमरे हैं, जिसका कंट्रोल स्वामी जी की सखी के पास है
और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मठ में किसी आध्यात्मिक केंद्र जैसी सादगी के बजाय लग्जरी ज्यादा है। मठ के अंदर के हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें चौंधिया जाएं। मठ के कमरों के अलावा एक गुप्त दरवाजा भी है जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है। इस सुरक्षा तंत्र का पूरा एक्सेस सखी के पास ही रहता है। हालांकि भूमिका द्विवेदी के इन दावों को लेकर जब अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल हुए तो उनका जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए। ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि मठ लोक कल्याण के लिए हैं। मठ में ऐसी कोई चीज नहीं जो छिपाया जा सके, लेकिन सवाल है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद को साजिश रचकर फंसाया जा रहा है या यौन शोषण के केस में वाकई सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के आश्रम में रही लेखिका भूमिका द्विवेदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भूमिका का ये दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में कई सीक्रेट कमरे हैं जहां किसी के भी जाने की मनाही है और मठ में बच्चों को पेरेंट्स से बात तक नहीं करने दिया जाता। सुनिए भूमिका द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा है। हालांकि ये मैंने कहा कि जो बहुत सख्त सा बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन होनी चाहिए। सुबह सुबह उठो, वेद पाठ करो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबको सिखाया जाए। तो इस तरह का नहीं 9 बजे 8 बजे 12 10 बजे आराम से उठ रहे हैं, आराम से सब चल रहा है। ये पद्धतियाँ जो हैं ये थोड़ी अलग है। ये पद्धतियाँ मुझे नहीं मतलब लगी कि ये नॉर्मल वेद पाठी बच्चों की चीज़ें हैं, ये ऐसा मुझे लगा। आपने कुछ महिलाओं का जिक्र भी वहाँ पे किया, क्या है? जब मैं वहाँ पर थी, अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं है, 4 साल पुरानी बात है, तब वहाँ पे एक स्त्री थी, वही उस मठ की मालकिन थी। उन्हीं के कुछ बेंगलोर से रिश्तेदार आए हुए थे, 2 महिलाएं और उनके बेटे भी बताए जा रहे थे। तो 3-4 महिलाएं वहाँ पर रह रही थी जब मैं वहाँ पर गई थी और जब मैं वहाँ पे रुकी हुई हूँ जितने दिन। ये महिलाओं का जिक्र है और वो महिला जो वहाँ की मालकिन है उसे मैंने ये बात पूछी थी कि आप उनकी माता हैं या पत्नी है, मतलब कौन है। स्वाभाविक जिज्ञासा है, कोई किसी को अगर देखेगा कि एक आश्रम की मालिक कोई महिला है और वो आश्रम अविमुक्तेश्वरानंद जी के का आश्रम कहा जाता है, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा के तहत मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये बताया मैं उनकी सखी हूँ, माता और पत्नी नहीं हूँ। आपको लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी से मेरी डायरेक्ट बात देखना मुखातिब कभी हुई ही नहीं हूँ। आमना सामना प्रत्यक्ष साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं है, ना मेरी उनसे फ़ोन पर कभी बातचीत हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा। साथ 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएगा और साथ ही सरकार ने इस डेडलाइन को बढ़ाने से अब मना कर दिया है। कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा। सिम बाइंडिंग के नियमों को अब लागू करने के 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप अब नहीं चल पाएगा। टेलीग्राम और सिग्नल यहां तक कि कई ऐसे मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं करेंगे। साथ ही कंप्यूटर पर लॉगिंग व्हाट्सएप भी 6 घंटे में खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा कवच है। सिम बाइंडिंग आपके मैसेजिंग ऐप को फिजिकल सिम कार्ड के साथ में लॉक कर देता है। तो फिलहाल देखिए व्हाट्सएप को लेकर के एक बड़ा अपडेट जरूर सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि 1 मार्च से अब सिम कार्ड के बिना व्हाट्सएप नहीं चल पाएगा। जो लोग अब तक सिर्फ वाईफाई के माध्यम से भी व्हाट्सएप यूज कर लिया करते थे या फिर पैरेलल अकाउंट्स चलाया करते थे, अब उनके लिए थोड़ा सा
सजग होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है कि अगर आपके फोन में सिम कार्ड नहीं है, आप बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस नंबर पर एक्टिवेशन नहीं है, तो फिर आप ये व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाएंगे और बिना सिम कार्ड के अब ये चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में सरकार ने ये कदम इस वजह से भी उठाया है क्योंकि जिस तरीके से धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे थे, खासतौर पर साइबर ठग बहुत ज्यादा यहाँ एक्टिव दिखाई दे रहे थे। ऐसे में उन पर लगाम लगाई जा सके, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हापुड़ की करेंगे, जहां हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गांव दोताई में बांग्लादेशी महिला महमूदा खातून को लेकर के पुलिस परिजनों से पूछताछ करने पहुंची और पुलिस ने मौके से महमूदा खातून का पर्स बरामद किया। पर्स के अंदर से बांग्लादेश के अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से पासपोर्ट और वीजा शामिल बताए जा रहे हैं और इसके अलावा पर्स में कई ट्रैवल्स कंपनियों के विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। बांग्लादेश की रहने वाली महमूदा खातून ने वर्ष 2021 में दिल्ली में हापुड़ के गांव दोताई निवासी मशरूफ से निकाह किया था। न्यूज इंडिया के पास महमूद खातून और रानी का एक्सक्लूसिव पासपोर्ट भी है। हापुड़ के फर्जी दस्तावेज तैयार करा करके और गांव में ये रहने का काम कर रही थी लंबे समय से। महमूदा खातून और उसका पति मशरूफ दोनों फरार हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां यानी कि उनकी तलाश में लगातार वो काम कर रही हैं। जगह जगह पर दबिश भी दी जा रही है। स्थानीय पुलिस से लेकर के सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। आशंका ये जताई जा रही है कि महमूदा, जो कि हापुड़ में रानी बनकर के रह रही थी, वो भारतीय खुफिया जानकारियां विदेशों को दे रही थी। पुलिस ने महमूदा और रानी के घर से बांग्लादेशी वीजा और पासपोर्ट बरामद किया है, साथ ही बांग्लादेश की करेंसी भी बरामद की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गढ़ के दोताई गांव से महिला जो रह रही थी, उसके बारे में जब जानकारी पुलिस की ओर से जुटानी शुरू की गई, यानी कि हापुड़ में फर्जी तरीके से पहले तो उसने अपने दस्तावेज बनाए और उसके बाद वो दिल्ली भी आ गई। दिल्ली की एक मस्जिद में उसने शादी की थी। वहीं राज खुलने के बाद से वो अपने 3 बच्चे और पति के साथ में फरार बताई जा रही है। बांग्लादेश से आकर के हापुड़ में रह रही थी ये महिला महमूदा और रानी, जिसका नाम बताया जा रहा था। उसके पास से बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं और न्यूज इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव पासपोर्ट की कॉपी भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसने किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड, और आप सोचिए कि कैसे न जाने अभी और कितने लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं लेकिन भारत में आकर के रह रहे हैं। और इन्हीं घुसपैठियों को लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इनके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे हो जाते हैं, ये गिरोह कैसे काम कर रहा है, इस तरीके से सक्रिय है तो कितने लोगों को अभी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके दिए गए होंगे। तो बांग्लादेशी महिला महमूदा खातून का अब पर्दाफाश हो चुका है। फिलहाल वो फरार बताई जा रही है अपने पति और बच्चों के साथ में, लेकिन उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जगह जगह पर दबिश दे रही है। में एसआईआर के दौरान एक मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गांव दोतई में पिछले 4 साल से महमूद नाम की महिला अपना नाम रानी बताकर रह रही थी। एसआईआर में जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि उसने यहाँ पे बांग्लादेशी महिला ने नागरिकता पाने के लिए जो मौके ग्राम प्रधान का लेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। जैसे इस बात की जानकारी हापुड़ पुलिस को लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो रानी है उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। फिलहाल रानी गांव में नहीं मिली है, वो मौके से फरार हो गई है अपने पति के साथ। जो उसके पास से जो दस्तावेज थे वो पाए गए हैं, बांग्लादेशी कुछ दस्तावेज, वीजा व अन्य डॉक्यूमेंट भी पाए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा लिख और जो फरार रानी है अपना नाम छुपाकर कर रही थी उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। हापुड़ से न्यूज इंडिया के लिए आलम अंसारी, हापुड़। और अब खबर मेरठ से, जहां मेरठ में पत्नी की प्रेमी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गुरुवार को ही अरेस्ट कर लिया। इस दौरान पति प्रदीप ने 40 मिनट तक ड्रामा किया। पुलिस ने जब उसे गन्ने के खेत में घेरा तो उसने पुलिस वालों पर तमंचा तान दिया। पुलिस उसे समझाती रही लेकिन वो कभी पानी पीता रहा तो कभी बीड़ी जलाकर पीता रहा। पुलिस वाले जब भी उसके पास जाने की कोशिश करते वो फिर तमंचा तान देता, कहता कि पास आओगे तो गोली मार दूंगा। काफी देर तक पुलिस अफसरों ने उसे समझाया, धीरे धीरे विश्वास में लिया और इसके बाद वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। फिर पुलिस उसे अरेस्ट करके थाने ले गई।
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान पुलिस की ओर से इसे घेरने का काम तो किया गया था, लेकिन वो जानबूझ करके तमंचा दिखा करके पुलिस को रोकता रहा। काफी देर तक ये मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, समझाइश उसकी करनी पड़ी और फिर उसकी गिरफ्तारी हो पाई। हाथ नहीं लगाएगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, जो हमने कह दी तो फाइनल है तो फाइनल है। आ जा चलो पीछे वाले को भी तीसरा बीड़ी पी लेंदा, अब जब कह दिया तो बीड़ी पी लेंदा। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, जो हमने कह दी तो फाइनल है तो फाइनल है। आ जा चलो पीछे वाले को भी तीसरा बीड़ी पी लेंदा, अब जब कह दिया तो बीड़ी पी। और अब बात मिलावटखोरी को लेकर के। दरअसल मिलावटखोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। फूड सेफ्टी विभाग ने सख्त कदम उठा लिए हैं। दूध, खोया और पनीर में मिलावट की जा रही है। होली रमजान में मिलावट का खुला खेल कैसे चल रहा है, क्योंकि अब जगह जगह पर ये फूड सेफ्टी विभाग की टीमें पहुंच रही है, दबिश दी जा रही है, जांच की जा रही है और ये मामला कानपुर से सामने आया है। दरअसल अब कानपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने 900 किलो मिलावटी खोया पकड़ा है। ये ट्रेन से किसी दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। कानपुरियों को इसी खोए की दूषित मिठाई खिलाई जानी थी। आप सोचिए, जब तीज त्योहार आते हैं तो फिर ऐसे पर्व पर या त्योहारों पर हम खोए का भरपूर सेवन करते हैं, क्योंकि खोए से कई सारी मिठाइयाँ बनती हैं। लेकिन इससे पहले इस खेप को पकड़ लिया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कानपुर से तस्वीर सामने आई है और यहाँ पर 900 किलो का मिलावटी खोया बरामद किया गया है। उसे अब नष्ट किया जा चुका है, जो कि लोगों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता था। लोगों की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और अब यह हापुड़ की तस्वीर भी जरा देखिए। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर सेवैया बनाने के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ और यहाँ मैदा, आटा पैरों से गूंथने जैसी बेहद घिनौनी प्रक्रिया भी चल रही थी। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला फिलहाल भेज दिए गए हैं ताकि मिलावट की पुष्टि हो सके। तो इन तस्वीरों को देख करके आप समझिए कि आप त्योहार के समय में पर्व मनाने के लिए जहां परिवार के बीच में आप खाद्य सामग्रियों को लेकर के जाते, न जाने उसमें कितनी अशुद्धियां हैं, न जाने उसे किस तरीके से तैयार किया गया है। और अब हम आपको आजमगढ़ का भी मामला बता देते हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग बड़ी कार्रवाई करता हुआ देखा गया। छापेमारी में करीब 13.5 कुंटल खोया पनीर बरामद किया गया है और उसे भी नष्ट किया गया। तो आप सोचिए कि ये जो स्कैम लगातार लोगों के साथ किया जा रहा है, उन्हें मिलावटी खोया, मिलावटी पनीर और मिलावटी मिठाइयाँ बना करके उन्हें जहर खिलाने का काम किया जा रहा है। कैसे लोगों की सेहत के साथ न केवल खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन लोगों की जेब भी काटी जा रही है, उन्हें मीठी जहर दी जा रही है और जिससे कि कई लोगों पर की जान पर भी बना रही है। कई लोग बुरी तरीके से बीमार भी हो जाते हैं। उसके बाद से त्योहार बीतने के बाद से फूड पॉइजनिंग की शिकायतें बहुत ज़्यादा आम आपको देखने को मिलती है। कई लोग हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं। तो आप ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ फूड सेफ्टी विभाग की ओर से छापेमारियाँ की गई तो जगह जगह से इसी तरीके से मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का काम किया गया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के सीएम योगी का जापान दौरे का आज आखिरी दिन था। इस दौरान उन्होंने यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन से यात्रा की। 600 किलोमीटर रफ्तार वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। इससे पहले टोक्यो से यामानाशी जाते वक्त योगी ने जापान में रहने वाले भारतीय परिवारों से मुलाकात की। भारतीय मूल के लोगों और बच्चों के साथ में कुछ वक्त भी उन्होंने बिताया। बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर के आशीर्वाद लिए। बच्चों ने योगी को मंत्र सुनाए। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट भी दी और योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें एक महिला योगी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है, भारत के प्रति अपने लगाव के बारे में बता रही है। उसने अपने बच्चों को योगी आदित्यनाथ से मिलवाया। बच्चे ने योगी को शिव मंत्र यानी कपूर गौरम करुणावतारम ये श्लोक पढ़ करके सुनाया। मंत्र पूरा करने में बच्चा जब अटका तो फिर योगी आदित्यनाथ ने उस श्लोक को पूरा किया। योगी यामानाशी पब्लिक स्कूल भी पहुंचे।
बच्चों से भी बातचीत की और उन्हें कई सारे तोहफे भी दिए। तो ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त 600 की स्पीड वाली ट्रेन में योगी आदित्यनाथ सफर कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब जापान के दौरे के दौरान कुछ छोटे मासूम बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और उनको स्नेहपूर्ण कई तोहफे भी दिए। तो जापान में भी बच्चों का स्नेह योगी आदित्यनाथ के प्रति दिखाई दिया, क्योंकि बच्चों ने उनके जहां पैर छुए वहीं भारतीय मूल के कई लोग भी मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ से पहुंचे हुए थे, और कई ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने मंत्र जाप भी किया, योगी आदित्यनाथ को सुनाया, श्लोक पढ़ करके सुनाया, और अगर जब बच्चे श्लोक में अटकने लगे तो योगी आदित्यनाथ ने उन श्लोकों को पूरा भी किया। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें। दरअसल उत्तर प्रदेश में विकास की बयार को और बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये जापान का दौरा था, और इन्वेस्टमेंट के मार्ग खोले जाने के लिए, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया जा रहा है, और ऐसे में इन इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश के सपने के तहत में योगी आदित्यनाथ लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक देशों के साथ में बातचीत करते हुए संबंधों को और मजबूत किया जा सके, ताकि विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में लगातार बहती रहे। तो एक ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं जहां युवाओं के लिए रोजगार की कमी ना हो, रोजगार के अवसरों की कमी ना हो। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध के काले बादल गहराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच महाजंग के आसार नजर आने लगे हैं। जंग की आशंका इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप, फाइटर जेट और सैनिकों की तैनाती के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सख्त संदेश दिया। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी न समझा जाए और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल होगा। सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां ईरान, जो दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, परमाणु आतंकवाद से दुनिया को धमकी न दे सके। सनकी, क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जेडी वेंस ने ईरान को ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका और ईरान के बीच में जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता हो रही है। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को संदेश सुना दिया है, उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं देंगे, लेकिन ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को राजी नहीं है। अमेरिका की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नागरिक उद्देश्य के लिए है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया को खतरा नहीं है। साथ ही मिसाइलों पर उन्होंने कहा, हमारे मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से कम है। यानी ईरान ने अमेरिका को बताने की कोशिश की है कि उसकी मिसाइलों से अमेरिका को खतरा नहीं है। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल की खेप तैयार कर रहा है। ईरान की ओर से ये बयान तब आया जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी मिसाइलों से खतरे का अंदेशा जताया था। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को ना परमाणु हथियार बनाने देंगे, ना ही बड़ी रेंज की मिसाइलों को बनाने की इजाजत देंगे। और इसी बीच अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वरिष्ठ सलाहकार चाहते हैं कि ईरान पर पहला हमला इजरायल करे, उसके बाद अमेरिका खुल करके उसका समर्थन करे, ताकि अमेरिकी जनता का ट्रंप प्रशासन को समर्थन मिल सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर के ईरान के खिलाफ संयुक्त अभियान भी चला सकते हैं। अब निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी अटैक का प्लान क्या होगा, इस पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। और इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हम कूटनीतिक कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वे तय करें कि कूटनीति अपनी सीमा तक पहुंच गई है या फिर नहीं। हमें उम्मीद है कि इस बार बातचीत बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंचती है तो फिर फैसला राष्ट्रपति ही करेंगे। और दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन चुका है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मिडिल ईस्ट में महासंग्राम होने वाला है?
क्या महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या ट्रंप की सेना ने टारगेट लॉक कर दिया है? क्या ईरान पर आज ही अमेरिका अटैक करने वाला है? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अचानक अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने पहले डेल्टा फोर्स की तैनाती की। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोतों को ईरान के बॉर्डर पर तैनात किया और अब 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर जाते देखे गए। इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिड अटलांटिक में पहुंच चुका है और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। फोर्ड के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान, यूएसएस बैनब्रिज और यूएसएस विंस्टन चर्चिल भी हैं। संकेत साफ है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह एक्शन प्लान तब बनाया है जब जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन 2 दौर की बातचीत के बाद भी समाधान कुछ नहीं निकला। जेनेवा में ईरान के साथ हुई बातचीत को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ईरान अब तक राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय की गई अहम शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ रेड लाइंस तय की हैं, जिन्हें ईरान अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि अमेरिका की वो रेड लाइंस क्या हैं, जिन्हें खामेनेई स्वीकार करने को राजी नहीं हैं। वो शर्तें क्या हैं जो ईरान के खलीफा मान नहीं रहे हैं? अब ये भी समझ लीजिए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से छोड़ दे, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे, बॉम्ब बनाने लायक जितने यूरेनियम हैं वो अमेरिका को दे दे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद कर दे। लेकिन अमेरिकी शर्तों के आगे खामेनेई झुकने को राजी नहीं हैं। ट्रंप की धमकियों के बावजूद परमाणु कार्यक्रम पर कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को 2 टूक कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य हार्डवेयर है, लेकिन उस युद्धपोत से भी अधिक खतरनाक वो हथियार है जो उस जहाज को समंदर में डुबो सकता है। खामेनेई ने साफ कर दिया कि अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं करेगा, ट्रंप को करारा जवाब देगा। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान में महायुद्ध होकर रहेगा? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? और सवाल यह भी है कि अगर जंग हुई तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो जयपुर रत्नों की राजधानी है। यहाँ की गलियों में कारोबार नहीं बल्कि पीढ़ियों का हुनर चमकता है। यहाँ के मशहूर जोहरी बाजार में नगीनों के व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी है। वहाँ कैसे आता है कच्चा पत्थर, कैसे तराश कर बनता है कीमती रत्न। जयपुर से सहयोगी सपना शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर एक ऐसा शहर है जहां रंग केवल दीवारों में नहीं नजर आते बल्कि इतिहास के पन्नों पर भी धड़कते हुए दिखते हैं रंग। मैं इस समय खड़ी हूं जयपुर के जोहरी बाजार में। ये बाजार राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ पर रत्न जो हैं, पत्थर जो हैं, वो बहुतायत मात्रा में उन पर काम किया जाता है, फिर उनको बाजार में लाया जाता है। और यही कारण है कि राजस्थान की संस्कृति को जब कोई देखता है तो पत्थरों की अपनी एक कहानी भी उसको छूकर निकलती है। कहा जाता है पुराने समय में महाराजा सवाई जयसिंह जो थे, उन्होंने जब गुलाबी नगरी की नींव रखी उस समय न केवल पत्थरों की नींव रखी बल्कि तराशे हुए पत्थरों को भी बाजार में वो लेकर आए ताकि राजस्थान की जो संस्कृति है वो समृद्ध नजर आए। और पूरा विश्व राजस्थान की संस्कृति को जब देखता है तो इस बाजार में आता है। इस बाजार में जब आता है तो यहाँ के जो गहने हैं, पत्थर, तराशे हुए पत्थर हैं, उनको भी देखता है। उन्हीं पत्थरों की कहानी मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ।
हर पत्थर की अपनी एक कहानी है, हर पत्थर तराश के जब आप तक पहुंचता है तो किस किस चरण से होके गुजरता है, क्या प्रोसेस है, कितने हाथ इसके पीछे लगते हैं, कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है, इन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे। मैं इस समय जयपुर के जौहरी बाजार में खड़ी हुई हूँ, जहाँ सदियों से पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है। कई सदियाँ गुजर गई, अगर कुछ नहीं बदला तो पत्थरों को तराशने का काम, ये यहाँ से जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखिए, इनकी बनावट जो है बहुत पुरानी है और राजस्थान की संस्कृति का अहम हिस्सा है ये इमारत। कब से काम कर रही है? मेरे को कम से कम 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गया? 30-35 साल हो गए मेरे को तो। ये उंगली में क्या बांध रखा है आपने? ये उंगली में क्या है? ये बैलून है, गुब्बारा है, इससे क्या चुटकी घिसती नहीं है। अच्छा। अपन जो पकड़ता है ना ये साइड, तो ये ब्लड निकलता है, गिर जाता है ये। इसके अंदर जैसे एब वगैरह आते हैं, ये एब घिस घिसा के फिर बनाना पड़ता है। ये अभी मतलब ये तैयार पत्थर नहीं, अभी ये तैयार नहीं, ये कच्चा है। तो ये तोड़ा हुआ है आपने? ये वैसे ही आता है, इसका कोई शेप नहीं है अभी ना? अभी कोई शेप नहीं है, अनशेप है ये। शेप ये है इसका गोल। ये अभी इसका कोई शेप नहीं है ना? और अभी कोई शेप नहीं है। ये वाला शेप का है? ये शेप वाला है, ये बिना शेप का है। ये बिना शेप का, मतलब इसकी कोई आकृति नहीं है और जब इसको घिसा जाता है गोल हो जाता है एकदम मोती की तरह। इसके बाद इसका अभी और प्रोसेस है, इस पर तैयारी होगी। इस पर अभी और तैयारी होगी? इस पर तैयार होगा, फिर इसके अंदर छेद होगा, फिर जाके लाइन बनती है। अच्छा। जैसे ये शेड है ना, ये अशोर होता है। ये सब चीज अलग अलग शेड की प्रॉपर्ली आता है। ये नजर का खेल है। अच्छा, जिसको इसकी पहचान होगी बस वही समझ पाएगा। इसमें भी अलग अलग है, अलग अलग शेड के हैं, डार्क है, लाइट है, बिल्कुल ऑफ शेड है, ये हटाने पड़ते हैं। तो ये लाइट वाले नहीं आएंगे काम? लाइट वाले भी लाइट में आएंगे, डार्क वाले के लिए। अच्छा, आपको ये अलग अलग करना होता है कि एक शेड का एक तरफ और एक शेड का एक तरफ, यही कहते हैं? अलग शेड के बनते हैं, एक प्रॉपर्ली शेड कलर बनता है। मतलब आप एक पहले मेहनत इस पर देते हैं, पहले ये घाट बनता है, उसके बाद आप फिर तैयार होता है, तैयारी के बाद फिर बिंदाई होती है, बिंदाई के बाद फिर अशोट होता है, अशोट होकर फिर लाइन बनती है, फिर जाके ये नेकलेस की लाइन आती है, तब जाके तैयार। बहुत मेहनत। देखो मैं नेकलेस की लाइन भी दिखाऊं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत समय हो गया ना, पहले जब मशीन से नहीं होता था, पहले कबाने होते थे जिंदरे पे। अच्छा। चुटकी के ऊपर कबाने उसे अब राहत मिल गई है, मशीन आ गई है तो मैं कुछ भी देख लो, जिससे थोड़ा सा प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, इससे प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता है। वो पहले हाथ से चलाना पड़ता था, हाथ से घिसना पड़ता था। कबाना होता था एक लकड़ी वाला, लकड़ी का ठिया होता था, उसको पसान लगा के बेलन लगा के इससे पड़ी काम करता था। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज्ञ। मनोज्ञ? या। बहुत सुंदर नाम है। कब से काम कर रहे हैं मनोज्ञ ये? मुझे अराउंड 2 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। पिताजी आपके यही करते थे? जी, उनका 35 ईयर से यही काम है। ये अभी हमें भैया से मैं पूछ रही थी, बहुत मेहनत लग के अभी इसका ये शेप आता है गोल ना, राउंड। तो क्या मतलब रहता है, कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है? इसके अंदर पूरा तो आपको लगता है कि कुछ पहले जब पिताजी इसको तैयार करवाते थे, जब पहले अब मशीनें नहीं आई थी, अभी आपको लगता है कि कुछ चेंज आया है, वो नयापन? एक्चुअल में ये जो चीज़ अपने जयपुर के अंदर है, ये पूरा हैंड वर्क के ऊपर ही रहता है। ये मशीन वर्क नहीं हो सकता है कभी भी। यही अपनी एक क्वालिटी होती है, बिकॉज जो हैंड प्रिसिशन आती है ना। इसको क्या बोलते हैं पत्थर को? ये पिंक सफायर है। पिंक सफायर। ये मेडागास्कर से मिलता है अपन को। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ पिंक सफायर है। ये अपने यहाँ पर क्या होता है, जो लेबर होती है ना, ये इसको पहले हैंड वर्क से इसको शेप देती है घाट को, फिर उसके बाद अपन इसको पॉलिश करवाते हैं जैसे अपन को चाहिए। अभी इस पे पॉलिश नहीं हुई है ना? नहीं, ये अभी रॉ है, सिर्फ अपन ने इसको शेप दिया है रफ को। ये पॉलिश करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बिना पॉलिश का है। जैसे पहले एक लिमिटेड क्लाइंट्स थे लोगों के पास, अभी पूरे वर्ल्ड को अपन एक जगह से टच कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को अपन यहाँ पर ला सकते हैं।
और उससे एडवांसमेंट इस फील्ड के अंदर ज़रूर और फ्यूचर में आएगा। गवर्नमेंट कभी भी उसके एडवांसमेंट के लिए कुछ भी नहीं करती। अपन जो चीज़ देखते हैं, बिकॉज टूरिस्ट भी आता है, वो एक लोकल बाज़ार में जाके रह जाता है, वो ज्वेलरी को एक अट्रैक्शन नहीं बना पा रही अपनी गवर्नमेंट। जबकि जयपुर माना जाता है कि पूरे दुनिया में ऐसी एक सिटी है जहाँ पर जेमस्टोन का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है जहाँ से, पर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर नहीं रही है। समय बदला, इतिहास बदला, अगर कुछ नहीं बदला है तो जयपुर के बाजार की दीवारों का रंग, यहाँ से जो तैयार किए जाते हैं रत्न पत्थर, उनको मांझने का रंग और उनको मांझने के बाद खरीदने वाले चेहरों का रंग। न्यूज़ इंडिया के साथ सपना शर्मा, जयपुर। तो रश्मिका मंदाना और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने उदयपुर में शादी की। रश्मिका मंदाना कर्नाटका के कोढ़वा और विजय देवरकोंडा तेलुगु के हिंदू परिवार से आते हैं। तो ये तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि ये दोनों ही बेहद चर्चित चेहरे हैं और बेहद पसंद किए जाने वाले चेहरे हैं साउथ एक्टर्स के तौर पर। और रश्मिका मंदाना को आपने पुष्पा फिल्म में भी देखा होगा, यहाँ तक कि विजय देवरकोंडा की भी कई ऐसी फिल्में रही है जिनको लेकर के बॉलीवुड के लोग भी हमेशा से याद करते रहते हैं। और जो हिंदी सिनेमा को बहुत ज़्यादा देखने वाले लोग हैं, जो पसंद करते हैं या साउथ की फिल्मों को हिंदी डब्ड में देखना पसंद करते हैं, वो विजय देवरकोंडा और रश्मिका की जोड़ी को लेकर के बहुत पहले से ही ये कयास लगा रहे थे कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और फिर आज वो सच्चाई में बदलती हुई दिखाई भी दी, क्योंकि अब ये दोनों ही शादी के बंधन में बंध चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।